वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे थे इंडिया में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख लेंगे, जिससे आज की क्लास आप आसानी से समझ सकेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। और अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें इंडियन ज्योग्राफी। इसके साथ साथ यदि आप यूपी पीसीएस 2024 के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का री एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ और भी जो न्यू वैकेंसीज आई हैं, अर्थात यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फुल स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, क्विज, सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे क्वेश्चंस उसी से मिल जाएंगे। तो बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये हो गई जानकारी आपकी कोर्स से रिलेटेड। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टास्क का टॉपिक, जिसमें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे थे और 3 टाइप का क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ा चुकी थी। आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग को पर्वतीय वन समझना है। इससे पहले मैंने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ा दिया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी आप लोग समझ चुके हैं। इसके साथ साथ कांटेदार वनस्पति पाई जाती वो भी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग पर्वतीय वन पढ़ेंगे। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ जब तापमान घटता है, क्योंकि आप ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान घटने लगता है, तो वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है। तो इन वनों को भी 2 भाग में बांट लेते हैं, एक तो उत्तर का पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन, ये हो जाएंगे। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपाद में, मतलब नीचे वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आप देखेंगे कौन से पाए जाएंगे, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन आप पढ़ रहे थे वो पाए जाएंगे। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की जब ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो कैसे वन मिलेंगे, आज शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मिलेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई में बदलाव आएगा वैसे वैसे वनस्पति में भी बदलाव आता जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा पर्णपाती वन है, फिर आज शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाएंगे। इसके बाद उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं में पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल की पहाड़ी, इन इलाकों में चौड़े पत्ते वाले वृक्ष मिलेंगे, जैसे कि ओक है, चेस्टनट है, सदाबहार वन, ये सारे मिलेंगे। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। तो अब देख रहे हैं आप कैसे मिल रहे हैं, अब सदाबहार वन हो गए। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी उसी प्रकार वनस्पति में भी बदलाव आएगा। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी सबसे अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में यूज़ होती है। इस तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय में बहुतायत में पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरा विंध्याचल है और तीसरा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं पर। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेष प्रकार की मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जानते हैं और इन वनों में पाए जाने वृक्षों में मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल, इनका आर्थिक महत्व ज़्यादा है। तो सबसे पहले मगर पर्वतीय वन की बात करें तो पर्णपाती वन है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो आदि शीतोष्ण कटिबंध वाले हो जाएंगे। इसके बाद आप पर बढ़ोगे, जहाँ पर बारिश की मात्रा भी ज़्यादा है, वहाँ पर आप देख रहे हो कि सदाबहार वन है। इसमें देवदार हो गया, चेस्टनट है, ओक है, ये सारे पाए जा रहे हैं। और जब पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो चिनार और वालन, जो कि कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए प्रयोग की जाती है, वो बहुतायत में मिलेगी। क्योंकि पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी, इनकी ऊंचाई हिमालय जैसी बहुत ऊंची नहीं है, तो यहाँ की वनस्पति में थोड़ा सा परिवर्तन है। पर इसमें भी शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, जिन्हें आप देखेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई, इन पहाड़ियों पर क्या बोलते हैं, शोलास के नाम से ये जाने जाते हैं। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो वेलांचली या अनूप वन है।
इसमें देखिए भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनुपावास पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो 70% भाग है इस पर तो चावल की खेती होती है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन अर्थात रामसर अधिवेशन के अंदर आप देखेंगे रक्षित जल कुक्कुट आवास है। इसके अलावा और भी रामसर अधिवेशन के तहत इंडिया में रामसर वेटलैंड साइट्स है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे टोटल अब कितनी साइट्स हो गई हैं। इसी में आप देखिए एरिड फॉरेस्ट आते हैं, मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैंने पहले भी समझाया, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होगी। अब ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र होगा राजस्थान वाला, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा। और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे छोटे कटीले वृक्ष झाड़ियाँ होंगे, क्योंकि इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वाटर लॉस ना हो। और इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जिससे जो भूमिगत जल स्तर जो बहुत नीचे है वहाँ तक ये पहुँचकर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कर सकें। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं, बबूर है, खेजरी है, नागफनी है, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे मरुधानों में भी खजूर के पेड़ मिलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष कहा जाता है। अगला है डेल्टाई वन। तो जो डेल्टा के क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं उन जगह डेल्टाई वन पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव के नाम से भी जानते हैं, इन्हें मैंग्रोव दलदली और ज्वारी वन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के जो डेल्टा हैं वहाँ पर उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा यहाँ पर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है डेल्टाई वन, जिसे सुंदरवन बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर सुंदरी नामक जो वृक्ष है उसकी बहुलता और इसी के कारण इसका नाम सुंदरवन रख दिया गया है। ये वन बहुत सघन होते हैं, आप देखेंगे इनकी जड़ें ऐसे ऐसे लंबी लंबी फैली होती हैं और ये अपने आपको बहुत गहराई तक मतलब जड़ पकड़ के रखते हैं। और तट पर होने के कारण देखिए जो सुनामी आती है या ज्वार आते हैं तो इनसे एक तरह से देखा जाए तटों की सुरक्षा भी करते हैं। तो ये मजबूत प्रकृति के हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा में, इसी के कारण इसका नाम भी रख दिया गया सुंदरवन डेल्टा। देखने में इतने सुंदर नहीं होते, बस नाम है इसका कि सुंदरी वृक्ष। आप लोग देख सकते हो डेल्टा क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उनमें आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे से होते हैं, इनकी जड़ें भी बहुत चौड़ी चौड़ी होती, कुछ जड़ें बाहर तक निकली रहती हैं। तो आप जब देखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप सर्च करके एक बार इमेज ज़रूर देख सकते हैं, जिससे आप कभी ना भूलें। तो जहाँ भी ये गुजरात वाले क्षेत्र में भी जहाँ पर भी खारा पानी होगा, जहाँ पर भी आप देखिए अंदर के तटों में खारा पानी भर जाता है, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे डेल्टा के अलावा भी। तो गुजरात में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है क्षेत्र। इसी तरह आप याद कर सकते हैं जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ भी पाए जाएंगे। तो ये हो गए जो भी वनों का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, लेकिन अभी मैप में समझना बाकी है। तो इस मैप के जरिए से अब आप लोग समझेंगे कि वनों का क्लासिफिकेशन कैसे, किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं भारत में वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इनका क्षेत्र आप देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र दिया गया है यहाँ तक, ये पूरा किसका है, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का है। अर्थात सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में यही पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। समझ में आया। इसके बाद आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र और कुछ क्षेत्र ये, ठीक है। तो यहाँ वाले क्षेत्र में कौन से मिलेंगे, ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। कौन से हैं, ये कांटेदार हैं। और इसके अलावा जो हमने सबसे पहले बनाया वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसके बाद एक और आप देखिए डार्क कलर का ये दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र कुछ यहाँ पर, ये इसके साथ साथ ये, ठीक है। और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र पर भी ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। इसके बाद ये जो ब्लैक डार्क कलर का क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर, ये वेलांचली या अनूप वन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखिए पर्वतीय वन दिख रहे हैं जो हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है यहाँ पर भी। और ये हिमालय क्षेत्र जहाँ जहाँ भी फैला हुआ वहाँ कैसे वन मिलेंगे, पर्वतीय वन मिलेंगे, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अलग अलग वनस्पति होती जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का आपने क्षेत्रफल देख लिया। फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद कांटेदार वन भी हैं। कांटेदार वन कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर पश्चिम वाला जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है जो पश्चिम वाला, उसके साथ साथ गुजरात वाले क्षेत्र में यहाँ भी क्या मिलेंगे, ये कांटेदार वन मिलते हैं। लेकिन जो पर्णपाती वन है उनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, लगभग आधे भाग को तो यही वन कवर कर रहे हैं। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है या अर्ध सदाबहार वन है,
इन पे देखेंगे वनस्पति ऐसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जल की मात्रा भी ठीक ठाक है, मतलब बारिश की मात्रा सही मात्रा में होती है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर वनों की प्रकृति आपको सदाबहार वाली मिलेगी। जिन क्षेत्रों में भी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की बात हो रही है। इवन अंडमान निकोबार पे भी कैसी मिलेगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। और बाकी के जो बचे वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इनके क्या करना है, क्षेत्रफल आप ऐसे ही बना करके, जहाँ पे आप बनाएंगे आप एरो लगा करके कैसे आप इन पे लिख सकते हैं, इनका क्षेत्र लिखेंगे। और क्षेत्र लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स। जैसे कि अभी सदाबहार वन पढ़े, इसमें चीड़, देवदार, ओक, चेस्टनट आ जाएंगे, रोजवुड आ जाएंगे, ठीक है। फिर पर्णपाती वनों पे आ जाएंगे जो कि हमारे यहाँ पाई भी जाते हैं सब बहुतायत में। इनके एग्जाम्पल आप देखिए, जो सदाबहार वन है इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। लेकिन जो पर्णपाती वन होते हैं ये एक निश्चित समय में क्या करते हैं, अपनी पत्ती भी गिरा देते हैं। इनको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो कांटेदार है, कैक्टस वगैरह, ये सारे वृक्ष आप लिख सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे जो वेलांचली वेलांचली और अनूप वन है, इसमें आप मैंग्रोव लिख सकते हो, सुंदर वन वाले सुंदरी वृक्ष लिख सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल लिख करके आप एक ही मैप में सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और अगर नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ फैक्ट्स पढ़ा करके मैं अगली क्लास में आपको समराइज़ कर दूंगी एक लिस्ट के फॉर्मेट में। वो लिस्ट ज़रूर आप ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपको कभी भी वेजिटेशन नहीं भूलेगा। तो चलिए बाकी के फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो इन वनस्पतियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो वनों का देश की अर्थव्यवस्था में भी विशिष्ट योगदान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर वगैरह में। देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए जो राष्ट्रीय ब्यूरो है ये मऊ यूपी में स्थित है। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, इसे ढाक और पलास के नाम से जाना जाता है। और ये जो पलास है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय आप देख सकते हैं पुष्प है, राजकीय पुष्प याद रखना है। और ये प्रश्न पूछा भी गया था, सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो उत्तर प्रदेश। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिन पर आप देखते हैं ध्यान भी नहीं देते। तो आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है पूरी क्लास को ध्यान से जरूर देखिए। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया, आगे दे भी दिया गया है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? खेजड़ी है। ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली एक लीसा है, एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तारपीन किससे प्राप्त होता है तो चीड़ के वनों से या चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग और किस में होता है तो उद्योग में होगा, कुछ कागज उद्योग हैं, साबुन, पेंट, इन सबको बनाने में भी होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन भी है। भोजपत्र वृक्ष के बारे में भी जान लीजिए। आपने हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सुना होगा कि पहले भोजपत्र पर ही लिखा जाता था, ठीक है। तो कई आप देखेंगे साक्ष्य भी मिले हुए हैं भोजपत्र पर। तो ये जो भोजपत्र वृक्ष है हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है। पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए और आप देखेंगे प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल होता रहा है। वृक्ष की ऊंचाई जरूर याद कर लीजिए, 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये उगता है। कत्था ये खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। खैर हो गया, बबूल हो गया, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी 1500 से लेकर के 3600 मीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। इसमें कौन कौन से वन आते हैं? जैसे ओक है, फर है, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार, चीड़, ये सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर जो देवदार के वृक्ष हैं वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिमालय प्रदेश में चीड़ जिसे पाइन बोलते हैं, इनके वृक्षों में वन अग्नि की अधिक संभावना होती है। महोगनी मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिए हैं सारे, लेकिन भारत में जो ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कल वाली क्लास में मैं इनको समराइज़ करूँगी, जिसमें आप देखेंगे कि ये वन पहले तो कौन कौन से हैं, फिर इनकी विशेषता देखेंगे कितने क्षेत्रफल में हैं,
इसकी विशेषता के बाद ये स्थान भी आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और ख़ासकर इनकी कौन कौन सी प्रजाति है जो किस में रखी गई है। ये मॉइस्ट डेसिडिवस में आ रहे हैं या मॉइस्ट एवरग्रीन में आ रहे हैं या ड्राई डेसिडिवस हैं। तो इस तरीके से सारी क्लासिफिकेशन मैं आपको कवर करने वाली हूँ। कल वाली क्लास में वेजिटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये भी देखिए, ये भी सब्जेक्ट बहुत जल्दी, इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आसानी से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, कोई भी आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो पूरा देखते भी नहीं हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ाई कर रहे अभी भी सही से, तो देखिए वक्त निकल जाएगा, इसके बाद आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर 1 महीने में 2 महीने में परेशान होकर के तैयारी नहीं हो पाती। अच्छा खासा कंपटीशन है, समय मिला है, समय का सदुपयोग कीजिए, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अगली क्लास में अब मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।